मैथ के बोर्ड के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो 2013 सेट 2 का हम क्वेश्चन पेपर उसमें सॉल्व करेंगे आज। और इसमें जो आपका शुरू के जो क्वेश्चन है पैटर्न आपको अच्छी तरह से मालूम होगा इसमें, कि अभी तक इसमें आपके जो हैं शुरू के जो क्वेश्चन आप जानते हैं, एक एक नंबर के हैं 10 क्वेश्चन, 11 से लेकर 15 तक दो दो नंबर के 5 क्वेश्चन, और फिर आपके 10 क्वेश्चन आते हैं 16 से 25 तक, फिर छः छः को नंबर के क्वेश्चन हैं। तो शुरू के क्वेश्चन लगभग एक जैसे ही आपके अभी पिछले वीडियो अगर आपने देखी है तो लगभग आप अगर पिछले 10 साल की वीडियो, अगर 10 साल के क्वेश्चन पेपर की वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको लगभग सब क्वेश्चन पेपर एक जैसे लगेंगे। बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है आपकी अगर आप सभी क्वेश्चन के मतलब पेपर सेट की आप तैयारी करते हैं। तो इसमें देखिए 2013 का सेट 2 है आपका ये। और इसमें जो पहला क्वेश्चन आपका है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि परिमेय संख्या 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो इसका आपका तरीका क्या है कि आपको ये देखना है कि हर के गुणनखंड आपको पहले से इन्होंने दे दिए हैं, यानी हर के गुणनखंड 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में है, यानी 2 और 5 ही है। तो ये आप सभी जानते हैं कि जब 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में होते हैं तो दशमलव प्रसार शांत होता है, और जब इस रूप में नहीं होते हैं तो दशमलव प्रसार आपका क्या होता है, अशांत होता है। तो इसमें केवल आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम वर्ग के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, यहाँ पे तो करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे किया हुआ है। बहुत से बच्चों को क्लियर नहीं हो पाता है कि शांत अशांत कैसे पता चलता है। तो बहुत सिंपल है, आप हर के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, और इस समय आपको गुणनखंड करने पर क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं कि आपका 2 2 आ सकता है गुणनखंड करने पर, तो भी वो शांत होता है। और अगर 5 5 आता है तो भी वो शांत होगा। और अगर आपका आता है 2 और 5 दोनों, तो भी वो शांत होगा। 3 कंडीशन ध्यान से सुन लें। 2 2 2 आता है, कितनी बार आ रहा है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2 अगर 3 बार आया तो 2 की पावर यानी m यहाँ पे 3 हो गया। तो वो कितनी बार आ रहा है उसकी संख्या है केवल वो। 2 आए तो भी शांत, 5 आए तो भी शांत, और अगर आपका 2 और 5 दोनों आए तो भी शांत है। इसके अलावा 2 और 5 के अतिरिक्त कोई नंबर आता है, 3 7 कोई भी अभाज्य संख्या, या इनसे हट के आता है या इनके साथ में आता है, माना 2 आए 2 के अलावा 3 आ गया तो अशांत हो जाएगा। 2 5 दोनों आए और उनके अलावा 3 7 आ गया तो अशांत हो जाएगा। और खाली 5 आए और 5 के अलावा 3 आ गया तो भी अशांत होगा। और 2 और 5 नहीं आए लेकिन उनके अलावा 3 5 7 आपको मिल गया, तो इसके लिए आपको तब भी क्या होगा, अशांत होगा। तो ये सब बातें आप समझ गए होंगे। और अगर आप इसको अच्छी तरह से सीखना चाहते हैं तो इसके लिए फिर आपको चैनल में जा कर के 1.4 से पहले क्या आप वो देखेंगे, तो आपको पता चल जाएगा इसमें। तो यहाँ पे अब लिखने का है कि आप लिखते कैसे इसको। तो पहला क्वेश्चन आपका देखिए ये है, लिखने का तरीका आपका अच्छा हो, यूनिक हो, राइटिंग आपकी अच्छी हो, एग्ज़ाम में इन सब चीज़ों का बहुत फ़र्क पड़ता है आपके नंबरों पर। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लिखेंगे दी गई परिमेय संख्या, दी गई परिमेय संख्या क्या दे रखी है आपको, 23/2 गुणा 5 की पावर 2 में हर के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या है, ये 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप में है। अतः क्या लिखेंगे, दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार शांत आवर्ती है। सॉरी, शांत आवर्ती नहीं होगा, अशांत आवर्ती होता है या शांत है। और दूसरा क्या होता है, अशांत। अशांत के 2 प्रकार है, अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती। तो ये अशांत आवर्ती होता अगर ये इसके अलावा 3 आ जाता, 5 आ जाता, कोई और आ जाता। दूसरा सवाल देखिए, एक एक नंबर के बहुत आसान सवाल है, हमेशा मैं कहता हूँ आप इनकी तैयारी कर सकते हैं। द्विघात समीकरण के शून्य ज्ञात कीजिए। तो ये सवाल आपका किताब का ही सवाल है, कई बार आपने इसको देखा है। और ये आपको द्विघात समीकरण देखिए, 6x² माइनस के 7x -3, ये आपको दे रखे द्विघात समीकरण। शून्य ज्ञात करने हैं तो इसे हम शून्य के बराबर रख लेंगे
और शून्य के बराबर जब हम इसे रखेंगे तो हम यानी शून्य निकाल रहे हैं, तो शून्य बराबर दिया हुआ नहीं है, हम इसको खुद निकालेंगे। तो जब इसका शून्य के बराबर रखते हैं तो के बाद हम शून्य निकालते हैं। और आप देखिए इसका बहुपद जो है आपका द्विघात बहुपद है, भी था 9th में भी 10th में भी है। इस तरह के करते हैं आपको एक्स स्क्वायर को जो गुणांक यहाँ पे लिखा हुआ होता है उसकी हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो भी संख्या है उसकी हम गुणा करेंगे इसमें। तो कुल मिला के हम 6 की गुणा 3 में करेंगे, तो 6 3 के 18 हो गया। अब हमें 18 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि घटा करके 7 आए। तो 18 के गुणनखंड आपके सीधे सीधा 9 दूना के 18। बहुत आसान है, आप वैसे भी कर सकते हैं। बड़ी संख्या होती तो गुणनखंड हमें करने पड़ते हैं, यानी छोटी संख्या आपको वर्बली भी पता चल जाएगा कि 9 दूना के 18 होते हैं और 9 में से दोगे तो आपको मिल के 7, हमें घटा के 7 चाहिए। तो यानी ऐसी दो संख्याएं 9 और 2 हैं कि घटाएंगे तो 7 आएगा। यहाँ माइनस का चिन्ह है तो घटा करके 7 बोला जा रहा है, अगर यहाँ प्लस का चिन्ह होता तो प्लस करके 7 लाना होता है। ये आप समझते होंगे अच्छे तरीके से। और गुणा करके आपका 18 आ रहा है। तो अब यहाँ पे 7 नहीं लिखेंगे, 7 की जगह हम 9 माइनस के 2 लिखेंगे। ये आप देख लीजिए, 9 माइनस के 2 लिख दिया। और इसके बाद इसमें हर सवाल के स्टेप एक जैसे ही हैं। अगला स्टेप आपका क्या है, एक्स के अंदर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक्स के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x माइनस के 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अगला स्टेप क्या है कि हम ब्रैकेट खोलेंगे, और ब्रैकेट जब आप खोलते हैं तो माइनस का ध्यान रखना, अगर माइनस बाहर है तो अंदर के दोनों चिन्ह बदलेंगे। 9x प्लस का है तो ये माइनस का हो गया, ये माइनस का चिन्ह है तो अब ये प्लस का हो जाएगा, -3 बराबर 0। इसके बाद हमें कॉमन लेना होता है, इन दो में हम कॉमन लेंगे और इन दो में कॉमन लेंगे। तो इसमें आप देखिए 6 और 9 में आपका 3 कॉमन आएगा। 3 के पहाड़े में दोनों आ रहे हैं, 6 और 9। और एक्स स्क्वायर एक्स में छोटा एक्स है, एक्स कॉमन ले लिया, ब्रैकेट लगाया, कॉमन के बाद ब्रैकेट लगाते हैं। 3 दूना के 6, 2 आएगा एक्स स्क्वायर से, एक एक्स आपका कैंसिल आउट हो गया, एक एक्स आपका बचा हुआ है। और 3 तिया के 9 और एक्स एक्स कट गया, यहाँ 3 बचा। यहाँ पे आपका कॉमन +1 आएगा, क्योंकि 2 के पहाड़ में 2 3 नहीं आता, और एक्स यहाँ है तो एक्स यहाँ नहीं है। तो यहाँ इस जब ऐसी स्थिति होगी दोनों में आपको कुछ भी कॉमन ना दिखाई दे क्लियर स्पष्ट रूप से, तब यहाँ पे जो चिन्ह है प्लस का चिन्ह था, यहाँ +1 कॉमन लेंगे, और माइनस का चिन्ह तो -1 कॉमन लेंगे। कब? जब आपको इन दोनों पदों में प्रत्यक्ष रूप से कोई भी कॉमन ना दिखाई दे, तो अंदर आपका एज इट इज़ वही आ जाएगा, 2x-3। अब हम क्या करेंगे, 2x-3 यहाँ से भी यहाँ से भी कॉमन लेंगे, तो ये हमने कॉमन ले लिया। आपका क्या बचा, 3x+1। ये क्या बचा, 3x+1, इसको हमने दूसरे ब्रैकेट में लिख लिया। अब हम इसका जो शून्यक निकालेंगे तो शून्यक में क्या करते हैं, मैंने हम 0 के बराबर रखते हैं एक एक करके। पहले हमने इसको 0 के बराबर रखना है, इस वाले ब्रैकेट को। तो 0 के बराबर रखेंगे तो ये आपका यहाँ से x का मान क्या आएगा, 3 आपका आया दाएं पक्ष में, प्लस का हो जाएगा, माइनस का था प्लस का हो गया। 2 आपका गुणा में है तो जब इधर आएगा तो ये बटे में चला जाएगा, नहीं भाग में आ जाएगा। पहला शून्य का आपका ये आ गया। दूसरा शून्य क्या आएगा, 3x+1 बराबर 0। इसमें भी x इधर आएगा तो माइनस का हो गया, और ये आपका माइनस का 1/3। तो लास्ट में हम क्या लिखेंगे, अतः शून्यक। अतः शून्यक क्या आ जाएगा, 3/2 कोमा -1/3। ये आपका आंसर आ गया। इसके बाद देखो आगे का सवाल आपका है। सवाल क्या है अगला कि द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो कई बच्चे सवाल समझ नहीं पाते कि इसमें करना क्या होता है। तो जब शुरुआत आपकी हुई थी द्विघात समीकरण की तो सबसे पहले मानक रूप ही आपको बताया गया था। तो हम क्या लिखेंगे, द्विघात समीकरण का मानक रूप, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, क्या हो जाएगा, ax² प्लस के bx प्लस c बराबर 0। और अगर आप पूरा अच्छी तरह से लिखना चाहते हैं तो आप लिखेंगे जहाँ a b c वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। और दूसरी बात, a b c इज़ नॉट इक्वल टू 0, a b c डज नॉट इक्वल टू 0, ये शून्य नहीं होंगी। ये वास्तविक संख्या तो है मगर ये शून्य नहीं होंगी। तो इसका कंप्लीट आंसर ये हो गया। क्वेश्चन नंबर आपका 3 था।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो आप, समांतर श्रेणी आपको दे रखी है, इसके प्रथम पद ए और सारवंतर डी लिखिए। बहुत आसान है ये भी। जो बहुत कमज़ोर बच्चे हैं गणित के में, अगर वो अपने आप को बहुत कमज़ोर समझते हैं तो ये इतना आसान आसान सवालों तैयारी कर सकते हैं। देखिए ज़रा इसमें आपको ए पी क्या दे रखी है, ए पी आपको दे रखी है, चौथा सवाल है। तो ए पी आपको दे रखी है 3/2, 1/2, -1/2, 3/2, -3/2। बहुत आसान है। प्रथम पद लिखिए। प्रथम पद आपको जो पहले नंबर पे दिखाई दे रहा है वो पहला पद है। तो प्रथम पद ए से दिखाते हैं इसको, या A1 से भी दिखाते हैं। और फिर आएगा आपका सारवंतर। तो सारवंतर को हम डी से दिखाते हैं। और इसको निकालने का क्या तरीका है, दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, दूसरा पद 1/2, -3/2। तो आपका क्या आ जाएगा, ये दो हमने एलसीएम ले लिया, 1 - k3, एक में से 3 गया -2/2, यानी -1 आ गया। तो सारवंतर आपका आ गया -1, ये आंसर। पांचवा सवाल देखिए आप। पाँचवें में क्या दिया आपको, पाँचवें में दिया हुआ है कि इसका मान निकालिए, sin18/cos72। इस प्रश्न से भी अधिकांश एक सवाल आ ही जाता है। तो sin18/cos72। तो इसमें हम क्या करते हैं, 90 माइनस वाला फॉर्मूला बनाएंगे। तो साइन, ये हो गया 90 माइनस के, इसको कर देंगे 72। नीचे आपका ऐसे ही रहेगा cos72। इसके बाद आप देखें इसमें, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा यहाँ नहीं, थीटा की जगह हमारा 72 है। तो 72 जब आप इसमें करेंगे तो आपका थीटा का ही काम कर रहा है वो। तो ये आप देख लीजिए इसमें। और ये ये आपका 72/cos72, यानी साइन 90 माइनस 72 बराबर cos72। और ये आपको हो गया cos72, इससे कैंसिल आउट हो गया और ये 1 आंसर आ गया। इसमें भी गलती कर जाते हैं बहुत से बच्चे। क्या गलती करते हैं वो भी आप सुन लीजिए। यहाँ पे बच्चा लिखता है sin18, उसके यहाँ लिखता है cos90 माइनस 72, cos90 माइनस 72। और यहाँ पे cos72, cos72 से cos72 कट गया और 1 आंसर। तो 1 ठीक आया, लेकिन यहाँ साइन कर देते हैं। ऐसी गलती मैंने देखी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। जो ऐसा करते हैं तो इसमें सुधार कर लें। छठा देखिए अब आप लोग, छठे में क्या है आपको दिया हुआ, सिद्ध कीजिए कि भुजाएं 13, 12 और 5 सेंटीमीटर तक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। यानी 3 भुजाएं आपको दे रखी हैं और ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं, ये आपसे सिद्ध करने के लिए कहा गया है। तो इसमें अगर आप छोटा सा चित्र ऐसे बना दीजिए पेन से, ABC। तो 13, 12 और 5, ठीक है। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, इसमें क्या करते हैं, सबसे बड़ी भुजा AB का वर्ग, भुजा का वर्ग करते हैं। यानी AB का वर्ग करते हैं। AB आपकी 13 है, 13 का वर्ग हो गया 169। इसके बाद शेष दो भुजाएं जो बची हैं, यानी 12 और 15, इनके वर्गों का योग करेंगे। शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग। शेष दो भुजाएं क्या बची हैं, AC² और BC²। AC है 5 का स्क्वायर, BC है 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर आप सभी जानते हैं 25, 12 का सबको याद हो गई 144, 25 से 144 आपको हो गया 169। तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से सिद्ध कर लेंगे कि बड़ी भुजा का जो वर्ग है, बड़ी भुजा क्या थी AB, इसका वर्ग 169 शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। अतः क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो चूंकि AB² बराबर AC² प्लस BC², इसका मतलब क्या हुआ, अतः पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से क्या हो गया, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है।
एक समकोण त्रिभुज है। ये हो गया। सातवां सवाल देखिए, सातवें में क्या है आपको दिया हुआ, सातवें में एक रिक्त स्थान आप भरिए। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के, इसको मैं चित्र से समझा देता हूँ, हालांकि तीसरी भुजा के यहाँ पर समांतर आएगा। कैसा आएगा वो आप देखिए, सातवां सवाल है और ये आपके 9th में पर में भी थी। इसमें आप देख लीजिए चित्र के माध्यम से, ये आपका कोई त्रिभुज है, ए बी सी हमने उसका नाम दिया। अब सवाल में क्या लिखा है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को, तो दो भुजाएं हमने ए बी और ए सी मान ली, इनको समान अनुपात में काट, यानी इसको डी में काट, इसको ई पर, यानी ए डी बटे डी बी बराबर ए बटे ई सी, समान अनुपात में काटे तो क्या होता है, तो यह तीसरी भुजा की क्या होती है, समांतर होती है। थेल्स परमे के विलोम से इसमें लगा। तो आपके परमे भी थी 9th में कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, ठीक है ना, यदि दो भुजाओं को समानुपात में काटती है, ये किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, एक रेखा जो है वो दो भुजाओं को समान अनुपात में काटती है तो तीसरी भुजा के समांतर होते हैं थेल्स परमे के विलोम से। तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज ए बी सी में क्या है, रेखा डी ई भुजा ए बी तथा ए सी को, ए बी तथा ए सी को समान अनुपात में विभाजित करती है, समान अनुपात में विभाजित करती है, विभाजित करती है, अतः थेल्स परमे के विलोम से, थेल्स परमे के विलोम से। ये मैं केवल आपको समझाया, नहीं तो आपका जो सवाल है ये केवल रिक्त स्थान है और आपने केवल यहाँ पे समांतर लिख देना, समांतर होती है, लेकिन समझाया किस तरीके से है, विलोम से डी ई समांतर ए सी, डी ई समांतर क्या हो जाएगा, ए सी, डी ई समांतर ए सी। तो एग्ज़ाम में ये नहीं करना, ये तो मैंने आपको समझाया केवल। आपको एग्ज़ाम में तो केवल अगर ये सवाल इसी तरीके से आता है माना, तब आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, केवल समांतर लिख के छोड़ देंगे। केवल मैंने समझाया कि समांतर क्यों आए। ये 8वां सवाल ये भी कई बार देखा और रिपीट हो चुका है। एक बेलन और एक शंकु के आधार तथा ऊंचाई समान है, इनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, 8वां सवाल है बेलन और शंकु के। बेलन ये ले लीजिए, शंकु, चलो पहले बेलन दिया, चलो मैंने शंकु बना दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, और इधर एक बेलन बना दिया। इनके आधार और ऊंचाई समान है। आधार का मतलब इनका व्यास और व्यास का मतलब त्रिज्या। तो प्रश्नानुसार एक बेलन तथा शंकु के आधार, आधार का मतलब ब्रैकेट में क्या कर देते हैं, व्यास, तथा ऊंचाइयां समान है। तो माना प्रत्येक की ऊंचाई, प्रत्येक मैंने शंकु और बेलन दोनों की, प्रत्येक की ऊंचाई h तथा त्रिज्या, व्यास बराबर है तो त्रिज्या बराबर होगी r, पहले भी होता सवाल ये। अतः बेलन, बेलन पहले दिया इसमें क्रम में, तो बेलन का आयतन, इनके आयतन का अनुपात निकालना है। तो बेलन का आयतन बटे शंकु का आयतन, तो बेलन का आयतन हमका क्या होगा, पाई r स्क्वायर एच, शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर एच, इससे कैंसिल हो गया, आपका बचा 1/3, 3 ऊपर जाएगा, 1 में गुणा हो गया, 1 से भाग, 3/1, 3:1, ये आ गया आपका। 9वां सवाल देखिए,
9वें में क्या है, प्रेक्षणों x1 x2 x3 xn के बारंबारता क्रमशः f1 f2 f3 fn है, इनका माध्य ज्ञात करने के लिए सूत्र लिखिए। अब आप इसे देखिए ज़रा, अच्छा सवाल है, किताब में नहीं है, एक्स्ट्रा सवाल है और इस तरह के सवाल आपके आए हैं। आपको प्रेक्षण दे रखे हैं तो मैं इनको ऐसे लिख के दिखा देता हूँ, x1 x2 x3 x4 और ये भी कितने आपके xn तक है। ये तो आपके हो गए, ये समझो कि आपके आंकड़े सारणीबद्ध हैं और ये बारंबारता होगी f1 f2 f3 f4 कहाँ तक आ गया fn तक। अगली जो टेबल आपकी बनती है वो fx की बनती है, ठीक है, यानी ये x है आपका, ये आपका f है, तो ये आपको हो जाएगा fx। तो f1 x1 f2 x2 f3 x3 f4 x4 एसो ऑन और ये आपको चलेगा fn xn, ये आपका आ जाएगा। तो इसको हम जोड़ेंगे तो जोड़ के क्या आएगा, समेसन समेसन आएगा एफ आई एक्स आई, ये कर देंगे इसमें, ठीक है, और इसको जोड़ेंगे तो समेसन एफ आई, इनका जोड़ आ जाएगा। तो इसका सूत्र क्या आ जाएगा, तो सूत्र आएगा माध्य, अतः माध्य बराबर समेसन एफ आई। आप इसको दो तरीके से लिख के दिखा दिया, तो आप ये लाइन पूरी लिखो, कैसे मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, इसको कट कर रहा हूँ मैं, अगले पेज में करते हैं, जगह नहीं। अब आप ऐसे लिख सकते हैं, माध्य बराबर माध्य बराबर x1 f1 f, चलो कुछ का आगे पीछे करो कोई दिक्कत नहीं, f2 x2 f3 x3 f को पहले करते हैं f1 x1, एक ही क्रम ठीक लगेगा, f1 x1 f2 x2 f3 x3 और ऐसे करते जाएंगे तो कहाँ तक आ जाएगा fn xn और इनका समेसन f। इसको अगर आप ऐसे करना चाहें तो f1, पहले इसको ऐसे दिखा देते हैं fn तक, और जिसका सूत्र आप क्लोज करेंगे तो इस सम कर दिया, समेसन i इक्वल टू 1 to n f i x i, ठीक है, और यहाँ पे आएगा समेसन f i इक्वल टू 1 to n, ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। तो थोड़ा इसको समझना ढंग से, इतना नहीं लिख पा रहे तो आप इतना लिख देना, अगर ये आपको ढंग से क्लियर नहीं हो रहा है तो आप ये भी लिख सकते हैं इसमें, समझ गए उनके बात को। इसके बाद आप देखिए सवाल नंबर 10, उस घटना की प्रायिकता बताइए जिसका घटित होना निश्चित है। तो जिन घटनाओं का घटित होना निश्चित, उनकी प्रायिकता 1 होती है। ये 10वां क्वेश्चन है, जिन घटनाओं का घटित होना निश्चित है, निश्चित है, उनकी प्रायिकता 1 होती है। उदाहरण दे दें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्या, जैसे पासा फेंकने पर, पासा फेंकने पर क्या, संख्या 7 से कम का प्राप्त होना। 7 से कम, तो 7 से कम तो आएगी आएगी आपकी, 1 2 3 4 5 6 सब 7 से कम है। ये आपके एक एक नंबर के 10 क्वेश्चन हो गए। देखिए इसमें आपका 11 क्वेश्चन, द्विघात समीकरण का विविध कर ज्ञात कीजिए और मूलों की प्रकृति बताइए। तो विविध कर ज्ञात करने का मूलों की प्रकृति बड़ी आसानी से बता सकते हैं, हमें विविध कर का केवल चिन्ह देखना होता है। तो देखिए 2x², अब आपका 2 नंबर का सवाल है ये। दूसरा सवाल आपका देखिए, दूसरे में क्या है, सॉरी 11वां सवाल है,
11वां सवाल, 2x² माइनस के 4x प्लस 3 बराबर 0। तो 2 नंबर का है ये आपका x², यहाँ पे ए सॉरी x² का गुणांक जो है वो a है, x का गुणांक b है और c आपका क्या है ये। तो यहाँ a बराबर 2, b बराबर -4, c बराबर 3। विविध कर का सूत्र लगाना है। विविध कर d बराबर b² माइनस 4ac, -4 का स्क्वायर, 4a का मान 2, c का मान 3। 4 का स्क्वायर आप जब जानते हैं 16, माइनस का स्क्वायर हो जाता है प्लस, 4 दूनी के 8 और 8 तिया के 24। ये हो गया आपका। और देखो 16 माइनस के 24 प्लस का चिन्ह हमने हटा दिया और कितना बचा, ये आपका बचा माइनस के 9, 8 बचा, सॉरी माइनस का 8। तो क्या आया हमें इससे मतलब नहीं, ये चिन्ह हमें देखना है। चिन्ह हमारा माइनस का आया है, इसका मतलब समीकरण के मूल अस्तित्व में नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि विविध कर यानी जो डी ऋणात्मक प्राप्त होता है, अतः समीकरण के मूल अस्तित्व में नहीं है, अस्तित्व में नहीं है। तो माइनस आने पे मूल नहीं होते, प्लस आने पे होते हैं और जीरो आने पर भी होते हैं, माइनस आने पे नहीं होते। 12वां सवाल देखिए अब इसका। 12वें सवाल में क्या है, 12वां सवाल आपको दिया हुआ है, त्रिभुज एबीसी का कोण बी है, टेन कोण बी समकोण है और टेन है 1/√3। ये हमें निकालना, साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन से का मान ज्ञात कीजिए। पहले भी इस टाइप के हो चुके हैं, यानी इसमें हमें दिया हुआ है टेन ए बराबर 1/√3। तो इसमें हम एक छोटा सा समकोण त्रिभुज बना लेंगे। ए मैंने यहाँ रखा, तो ए के सामने लंब, क्योंकि टेन आपका होता है लंब बटे आधार। ये आपके 11th में फिर आएंगे सवाल, तो इसको आप समझ लीजिए, वैसे आपको समझ में आते होंगे, बहुत आसान है पर फिर भी। और बी आपका इसमें समकोण है, बी हम यहाँ रखेंगे, सी आपको यहाँ रखना पड़ेगा। और इसमें आपको दिया है टेन लंब बटे आधार, लंब यानी 1, तो ए के सामने 1 रखेंगे, ए के सामने 1, आधार√3 हो गया। अब हमें निकालना है समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय लगा करके तीसरी भुजा निकालेंगे। तो लिखते हैं समकोण त्रिभुज एबीसी में क्या जाएगा आपका, कर्ण AC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC स्क्वायर AB है आपका √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, और BC 1 और 1 का स्क्वायर आप जानते हैं 1, ये आपका 4 आ गया, 4 का वर्गमूल 2, यानी ये 2 आ गया। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, तो इसमें हमें मान निकालना साइन A cos C, साइन A cos C प्लस कॉस A साइन C का मान हमें निकालना है। अब देखो मान हम रखेंगे साइन A, कोण पे बहुत ध्यान देना आपने, A है, अब A के साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, पर लंब कौन सा होगा, A के सामने, A के सामने यानी 1, कर्ण हमेशा 90 के सामने वाला ही होता है, तो कर्ण में तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कर्ण सीधा 90 के सामने वाले जो भुजा है वो कर्ण है 2, यानी 1/2। कॉस C, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, अब C के सामने का तो लंब हो जाएगा, हमें चाहिए आधार, तो C के सामने का लंब, तो आधार बचा फिर ये 1/2। साइन कॉस A, अब कॉस आधार बटे कर्ण ही होता है, लेकिन अब कोण हो गया यहाँ पे A, तो A के सामने का लंब हो जाएगा, हमें चाहिए आधार, √3/2, √3/2। साइन C, साइन होता है लंब बटे कर्ण। देखो आपको ये फॉर्मूला पता ही होगा, ये रफ में आप लिख लेना जब एग्ज़ाम अगर सवाल आता है, इसे हर कोई जानता है, लाल बटे कक्का करके इसको बोलते हैं सभी, या LL/के। L का मतलब लंब हो गया, A का मतलब आधार हो गया, K का मतलब कर्ण हो गया। तो जो लंब बटे कर्ण है ये साइन के लिए है,
आधार बटे कर्ण ये कॉस के लिए है, लंब बटा आधार ये टेन के लिए है। फिर ये नीचे से आपकी शुरुआत हो जाएगी, तो नीचे से आए कौशिक बोलेंगे कर्ण बटे लंब, सेक बोलेंगे कर्ण बटे आधार, कॉट बोलेंगे आधार बटे लंब। बहुत आसान है, आपको आता भी होगा ये। तो इसमें आप ये देखिए कि साइन सी, तो साइन होता है लंब बटे कर्ण, लेकिन अब लंब कौन सा होगा, सी के सामने का, सी के सामने लंब ये है, ये आधार हो जाएगा, तो √3/2। अब आप देख लीजिए, इसकी गुणा करें 1/4, √3 के √3 में गुणा करें 3/4, और ये आपको हो जाएगा 3 अरे के एल्सियम लिया 4/4, यानी आपका आंसर आ गया 1। 13वां सवाल देखिए। 13वें सवाल में आप देखो, इसमें आज की वीडियो का समझो लास्ट है, बाकी अगली वीडियो में करा देंगे। तो देखिए इसमें क्या है, दर्शाइए कि बिंदु 3, 2, -2, 3 और 2, 3 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। समकोण त्रिभुज के शीर्ष ये हैं, हमें केवल सिद्ध करना है। देखिए चित्र अगर आप बना लेंगे तो अच्छी बात है। नाम दीजिए हमें त्रिभुज ABC। अब आपका है ए के निर्देशांक 3 - 2 हैं, इसके निर्देशांक 3 2 सॉरी -2 3 -2 -3 और 2 3, ये आपको निर्देशांक दे रखे हैं। ठीक है, ये आपका उदाहरण है। अगर आपको ध्यान हो तो 7वें चैप्टर में आपका ये उदाहरण है, और कई बच्चे उदाहरण करते नहीं है और उनको फिर ये नहीं पता चलता कि समकोण त्रिभुज हम कैसे निकालेंगे। तो समकोण त्रिभुज में आपको 90 नहीं दिखाना है, कोई सा भी कोण 90 आप दिखा भी नहीं सकते, क्योंकि इसमें आपको तीनों भुजाएं मिलेंगी, कोण नहीं मिलेगा। तो तीनों भुजाएं मिलने पर हम यही काम करेंगे जो काम हमने यहाँ किया था। कहाँ पे, ये आपको यही दिखा देता हूँ। देखो तीनों भुजाएं हम निकाल लेंगे दूरी का सूत्र लगा करके, फिर सबसे बड़ी भुजा का वर्ग करेंगे, शेष दो भुजाएं बची उनके वर्गों का योग करेंगे, और ये बराबर आएगा, इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज है। ऐसे करेंगे। तो देखिए इसमें पहले ए बी निकाला, भुजा ए बी, भुजा ए बी, ये देखिए आप दूरी का सूत्र लगा रहे हैं, तो 3 + 2 का होल स्क्वायर रूट में 3 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 + 3, चाहे तो आप ऐसे कर दो -2 -3 का होल स्क्वायर प्लस -3 -2 का होल स्क्वायर। आना आपका ये प्लस हो गया, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है। 3 2 5, 5 का स्क्वायर 25, 2 3 5 का स्क्वायर 25, 25 से 25 क्या हो गया 50, ये आ गया आपका। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए, आगे से में आपका है भुजा BC, BC देखिए 2 + 2, ये आपका x1 y1 x2 y2 किसी को ही मानो आप, चाहे तो x1 y1 इसे मान लो, x2 y2 इसे मान लो। तो 3 2 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 3, अरे माइनस है ना तो माइनस माइनस प्लस होगा, 3 + 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, और 2 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 3 3 6, 6 का स्क्वायर 36, इसको जोड़ दो, 6 6 12, 3 4 52 आ गया। अब भुजा AC, AC निकालेंगे। सूत्र में इसमें लिख के दिखा दे रहा हूँ, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। और ये आप सभी जानते हैं कि x1 y1 आप किसी को माने, हम इसका निकालें AC का x1 y1 ये, तो x2 y2 ये x1 y1 ये, तो x2 y2 ये हो जाएगा। इससे आपके दूरी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो 2 - 3, 2 - 3 का होल स्क्वायर, हमने इसको माना x1, इसको मान लो 2 - 3, 3 - 2 का होल स्क्वायर। अब आप इसमें देख लीजिए, 2 में से 3 गया -1, -1 का स्क्वायर प्लस 1, 3 में से 2 गया 1, 1 स्क्वायर 1, ये आ गया √2। अब यहाँ पे सबसे बड़ी भुजाई ये देखो, √52, √50, √2 बड़ी भुजाई है। इसका वर्ग करेंगे 52 आ जाएगा, क्योंकि जब रूट का वर्ग करते हैं तो रूट हट जाता है। इसका
करेंगे तो 50 आ जाएगा, इसका वर्ग करेंगे तो 2, तो 50 और 2 52, ये आ गया। तो हम क्या लिखेंगे, बी सी आपकी बड़ी भुजा, तो बी सी का स्क्वायर यानी √52 का स्क्वायर यानी आपका 52। और दो बच्चे कौन से भुजा, ए बी और ए सी, ए बी और ए सी, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ए बी कितना था, √50 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर। √50 का 50 हो जाएगा, √2 का 2, कितना आ गया 52। तो हम देख रहे हैं कि बड़ी भुजा का वर्ग था 52, यानी शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आ गया। यानी पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से त्रिभुज ए बी सी समकोण त्रिभुज है। तो चूंकि बी सी स्क्वायर मतलब बड़ी भुजा का स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, अतः पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से क्या आ जाएगा, ये आपका कर्ण हो जाएगा बी सी के सामने, ए कोण ए क्या है 90, अतः त्रिभुज ए बी सी समकोण त्रिभुज है। ये आपका आ गया आंसर। बाकी इसमें आगे के सवाल आप जब देखेंगे तो अगली वीडियो आपको देखनी होगी इसमें। और ये बहुत अच्छा सवाल है 14वां, हालांकि 2 नंबर मारा का, लेकिन है थोड़ा बड़ा ये, पर इसको आप समझेंगे तो इसके लिए आप अगली वीडियो देखें। तब तक आप इन सभी सवालों को अच्छी तरह से अभ्यास में लाएं और इनसे संबंधित आप सूत्र ज़रूर याद करें। जितने भी सूत्र इसमें आ रहे हैं उनको आप अच्छी तरह से याद करें, और जो एक्स्ट्रा सवाल हैं जो आपके बुक में नहीं है उन पर आप ज़्यादा अच्छा फोकस बनाएं।